संविधान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, आज का हमारा विषय है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियम 1947। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वह अधिनियम है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। देखिए, माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना पिछले लेक्चर में हमने बताई थी। माउंटबेटन योजना जो 3 जून योजना भी थी, उसके अनुसार भारत के लिए एक ब्रिटिश संसद में एक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया और इस स्वतंत्रता विधेयक को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। देखिए, इस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और एटली लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और लेबर पार्टी की सरकार जो भारत के प्रति नरम रवैये वाली सरकार माना गया था इसको। और एटली की सरकार ने ये कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्रता उनका अधिकार है और इसी के आधार पर ये जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। अब हम इस अधिनियम को देखते हैं। यह जो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947। देखिए, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो नाम है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद का जो नाम है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को लाया गया और 15 जुलाई 1947 को इस विधेयक को पारित कर दिया गया। 15 जुलाई 1947 को इस विधेयक को पारित कर दिया गया और इस विधेयक को पारित कर दिए जाने के बाद, देखिए, 4 जुलाई 1947 को विधेयक को लाया गया, 15 जुलाई 1947 को विधेयक को पारित कर दिया गया और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को लाने वाले व्यक्ति थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने इस विधेयक को लाए थे या इस विधेयक को पेश किया था। और देखिए, 18 जुलाई, इसके 3 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को राजकीय मान्यता दे दी गई और राजकीय मान्यता जब इसको दे दी गई तो हम इसके अंतर्गत प्रावधानों को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान क्या क्या थे, चलिए प्रावधानों को देखते हैं। प्रावधान नंबर 1, इसका जो पहला प्रावधान इसमें था, पहला प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे जिनमें एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे। इनमें से एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। ये 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, 2 देश बनाए जाएंगे और 2 देश अलग अलग भारत और पाकिस्तान होंगे, यानी कि 2 डोमिनियन राज्य। भारत और पाकिस्तान की स्थापना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में वर्णित कर दिया गया। अब इसका दूसरा प्रावधान देखते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत ये दिया गया कि 2 राष्ट्र के लिए पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। देखिए, ये 2 राष्ट्र बने, एक राष्ट्र बना भारत
और एक राष्ट्र बना पाकिस्तान, पाक। अब यहाँ 2 गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया, माउंटबेटन को, ये भारत के गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल भारत। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए, इसी के बाद इसी क्रम में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान के जो पीएम बने, वह बनाया गया लियाकत अली को, लियाकत अली, लियाकत अली। देखिए, ध्यान से समझना है, 2 जो हम डोमिनियन प्रांत बने, 2 डोमिनियन राज्य बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जो बनाया गया, पाकिस्तान का गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया वह लियाकत अली को बनाया गया। अब इसमें तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा प्रावधान क्या था? तीसरा प्रावधान देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रावधान था कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा बनेगी। देखिए, भारत के लिए अलग संविधान सभा होगी और पाक के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी। देखिए, भारत के लिए संविधान सभा अलग और इसके लिए भारत के लिए अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और विधानमंडल के रूप में यानी कि जो विधानमंडल के रूप में लागू होने तक, जब तक ये नया संविधान लागू नहीं होगा, जब तक ये नया संविधान इनके द्वारा बनाया गया लागू नहीं होगा, तब तक जो विधानमंडल हैं वो 1935 के एक्ट के अनुसार चलेंगे, ये बात कही गई। देखिए, भारत का संविधान, भारत के लिए अलग संविधान सभा होगी, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी और जो यहाँ सरकारें चलेंगी या जो विधानमंडल चलेंगे वो 1935 के एक्ट के अनुसार चलेंगे। यानी कि सरकारें जो चलेंगी 1935 के एक्ट के अनुसार चलेंगी जब तक ये नया संविधान नहीं आ जाता। जब तक नया संविधान नहीं आ जाता तब तक जो सरकारें होंगी वो 1935 के एक्ट के अनुसार चलेंगी। अब समझते हैं नया चौथा प्रावधान इसमें क्या था। और चौथा प्रावधान था रियासतों को लेकर के। देखिए, चौथा प्रावधान था रियासतों को लेकर के और रियासतों को लेकर के क्या प्रावधान था इसको देखते हैं। देखिए, जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को चॉइस दी गई। देसी रियासतों को चॉइस दी गई और इनको चॉइस ये दी गई कि या तो ये भारत के साथ जा सकते हैं, देसी रियासतें या तो भारत के साथ जा सकती हैं या देसी रियासतें पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, या यानी कि इनको देसी रियासतों को भारत में शामिल होने की छूट है और पाकिस्तान में शामिल होने की छूट है। अब पांचवा प्रावधान देखते हैं। इसके अंतर्गत पांचवा प्रावधान क्या था। देखिए, पांचवा प्रावधान देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम का पांचवा प्रावधान था कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन ने भारत मंत्री का जो पद था, भारत मंत्री का, उस भारत मंत्री के पद को ही समाप्त कर दिया। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया और जब भारत मंत्री का पद समाप्त हुआ तो भारत के जो क्राउन का रियासतों पे यानी कि देसी रियासतों पर प्रभाव था, वह प्रभाव भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। यानी कि देसी रियासतें जो थी वो देसी रियासतें ही, देसी रियासतों पर क्राउन का प्रभाव समाप्त हो गया।
क्राउन का प्रभाव समाप्त हो गया। देखिए, क्राउन जो देशी रियासतों पर अपना प्रभाव रखता था वह भारत मंत्री के द्वारा रखता था, और जब भारत मंत्री का पद ही समाप्त कर दिया गया तो ब्रिटिश क्राउन का देशी रियासतों से जो प्रभुत्व था वो ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इसके अंतर्गत जो 6वां प्रावधान था वो ये प्रावधान था कि दोनों देशों की जो बाउंड्री होगी, दोनों देशों की सीमा होगी, वो किस तरीके से निर्धारित होगी। देखिए, इन दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग बनाए गए। देखिए, 2 सीमा आयोग बनाए गए, 2 बाउंड्री आयोग बनाए गए, 2 सीमा आयोग। देखिए, 2 सीमा आयोग कौन कौन से थे इसको पढ़ते हैं। 2 सीमा आयोग बनाए गए। अब इन 2 सीमा आयोग को देखते हैं। देखिए, एक अगर हम बात करें तो एक जो पाकिस्तान से बाउंड्री मिलती थी वह बाउंड्री थी पंजाब के, जो पंजाब के साइड है, पंजाब की ओर, और ये हमारे पास था पश्चिमी पाकिस्तान, और जो पश्चिमी क्या मेन पाकिस्तान, मुख्य पाकिस्तान, और दूसरा जो हमारी बाउंड्री मिलती है बंगाल के साइड से, यानी कि जो बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश है, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो दोनों के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए। एक का नाम था पंजाब सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग, और दूसरा था बंगाल सीमा आयोग, दूसरा था बंगाल सीमा आयोग। देखिए, 2 आयोग बनाए गए, एक बनाया गया पंजाब सीमा आयोग और एक बनाया गया बंगाल सीमा आयोग। अब देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे, इन दोनों के अध्यक्ष, वो रेड क्लिफ को बनाया गया। देखिए, इनके जो अध्यक्ष थे दोनों आयोगों के, इनके अध्यक्ष बनाया गया रेड क्लिफ को, अध्यक्ष बनाया गया रेड क्लिफ को। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था रेड क्लिफ को। और पंजाब और बंगाल के मुस्लिम व गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर बांटने के लिए सीमा का निर्धारण किया गया था। देखिए, इधर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की ओर से जितना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और बंगाल की ओर से जितना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, उस मुस्लिम बाहुल्यता के आधार पर ही दोनों प्रांतों को बांटने की बात कही गई। देखिए, ये 4 सदस्यीय आयोग था, और 4 सदस्यीय आयोग इसकी हम बात अगर करें तो देखिए, इसमें एक अध्यक्ष हो गए रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ के साथ साथ 4 सदस्य और थे। ये 4 सदस्यों में से 2 सदस्य थे कांग्रेस के, 2 सदस्य कांग्रेस की ओर से आए थे, और 2 सदस्य आए थे मुस्लिम लीग की ओर से। 2 सदस्य कांग्रेस की ओर से और 2 सदस्य मुस्लिम लीग की ओर से इस आयोग में लिए गए थे, शामिल किए गए थे। अब हम यहाँ 6वां प्रावधान देखते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 6वां प्रावधान क्या था। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दोनों राष्ट्र अपनी अपनी संविधान सभा में अपने लिए अलग संविधान का निर्माण करेंगे। यानी कि भारत अपने संविधान का निर्माण अलग करेगा और पाकिस्तान अपने संविधान का निर्माण जो है वो अलग करेगा। और देखिए, उन्हें कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। देखिए, इनको कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार, राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार इनको दिया गया, पृथक होने का अधिकार। देखिए, इसको राष्ट्रमंडल को समझिए या कॉमनवेल्थ को समझिए, होने का अधिकार। देखिए, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ उनको बोलते थे जो कभी ना कभी ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के गुलाम देश रहे हैं, उन समस्त देशों का एक संगठन, और उस संगठन को बोलते थे कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। अब देखिए, यहाँ कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 14 और 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को एक नया राष्ट्र बना और जिसका नाम था पाकिस्तान। इसी क्रम में 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जो विभाजित भारत था, यानी कि जिससे पाकिस्तान अलग हो चुका था, एक नया
देश अस्तित्व में आया जिसका नाम था भारत। अब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 तक जो राजनीतिक दर्जा था वो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था, यानी कि डोमिनियन स्टेट का था। देखिए 15 अगस्त से भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो दर्जा था वो एक ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश के औपनिवेशिक राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। इसको हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा बोल सकते हैं। ये औपनिवेशिक राज्य का दर्जा था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि औपनिवेशिक राज्य का दर्जा होने का ये मतलब है कि भारत की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी और भारत के जो विदेश मामले होंगे वो किसके अनुसार चलेंगे, या विदेश मामले अगर हम ना भी कहें तब भी चलेगा। अगर हम यहाँ ये बात कहें कि भारत की जो रक्षा का दायित्व होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, ये इसके अंतर्गत यानी कि डोमिनियन का ये अर्थ निकाला जा सकता है। अब देखिए जब भारत की स्वतंत्रता मिल गई, देखिए ध्यान से समझना इस बात को, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया, एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया। ये आज़ादी के बाद का है अंतरिम मंत्रिमंडल। देखिए ध्यान यहाँ रखना है, एक मंत्रिमंडल इससे पहले बना था और उस मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो उस मंत्रिमंडल में जो अंतरिम मंत्रिमंडल उसको बोलते हैं, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, और ये लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनाया गया था। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, वे स्वतंत्रता के पूर्व था और ये स्वतंत्रता के बाद है। तो स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी देखिए राजगोपालाचारी को इस अंतरिम मंत्रिमंडल में अध्यक्ष बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ इनको विदेश मामलों का मंत्री भी, विदेश मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया। विदेश मंत्रालयों के साथ साथ राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ भी इन्हीं को दिया गया। और कॉमनवेल्थ और वैज्ञानिक शोध भी इन्हीं को दिया गया। वैज्ञानिक शोध का जो मंत्रालय था वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। देखिए इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये स्वतंत्रता के बाद की हम बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता बाद का जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था, उस अंतरिम मंत्रिमंडल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनको विदेश मामले, कॉमनवेल्थ और वैज्ञानिक शोध जैसे विभाग, पोर्टफोलियो भी इनको दिए गए थे। उसके बाद हम यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री और इनका विभाग था सूचना प्रसारण। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण। उसके बाद यहाँ देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री। भीमराव अंबेडकर जी को इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसमें भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री, विधि मंत्री। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह यहाँ रक्षा मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही आते थे, बिहार के प्रमुख नेता माने जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री बनाया गया। और यहाँ पे
अगर बात की जाए रेलवे मंत्री की, तो रेलवे मंत्री यहाँ बनाया गया जॉन मथाई को, जॉन मथाई, और जॉन मथाई को बनाया गया रेलवे मंत्री, रेलवे पोर्टफोलियो इनको दिया गया। उसके बाद यहाँ शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को, शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री बनाया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद साहब को यहाँ शिक्षा मंत्री बनाया गया था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम को बनाया गया था श्रम मंत्री। एक बड़ा चेहरा बाबू जगजीवन राम थे। और यहाँ राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। बस आज के लिए इतना ही। कल हमारा विषय होगा भारत की संविधान सभा का निर्माण और भारत की संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस किस प्रकार से भारत की संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ किया था। धन्यवाद।